तो दोस्तों आप सभी को आपकी फैमिली को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस हेल्दी एंड वेल्दी न्यू ईयर। अब आज का दिन देखिए काफ़ी स्पेशल है, पहला दिन है 2023 का। तो काफ़ी सारे गोल्स हम सेट करते हैं, रिजोल्यूशंस हम लेते हैं। उसमें से देखिए जिम जाने वाला रेजोल्यूशन तो यहाँ पर कई लोग लेते हैं, हम भी लिया करते थे, आज भी लेते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। या फिर डेली रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, या फिर वेट कम करना है, या फिर अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड रिजोल्यूशन। तो कमेंट करके बताइएगा आपने क्या रिजोल्यूशन लिया है। ये तो चलिए होते रहेंगे, कभी तो आएगी वो 1 तारीख, कभी तो आएगा वो मंडे। लेकिन फाइनेंशियल रिजोल्यूशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमको 1 तारीख का और मंडे का वेट नहीं करना दोस्तों, आज अभी से ही हमको ये रिजोल्यूशन लेने हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो हमारी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, हमको मेंटली बहुत मजबूत और फाइनेंशियली बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो ये टिप्स शेयर करूँगा, मेरे साथ किसी ने शेयर किए थे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हमको एक साथ ग्रो होना है। उसके बाद हम बात करेंगे 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स और स्टॉक्स के बारे में जो अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए, फाइनेंशियल टिप्स के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि विजडम वर्ड्स फॉर 2023। ना सिर्फ 2023, आगे आने वाले सालों के लिए, दशकों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई सारे मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ, और आगे कई सारे ऐसे हैं जो मैं फॉलो करूँगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको भी ये फॉलो ज़रूर करने चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। तो पहला है इसमें, देखिए यहाँ पर, अवॉइड बाइंग प्रॉपर्टी ऑन लोन्स एज इट ईट्स मोस्ट ऑफ योर अर्निंग्स अनलेस यू हैव ए क्लियर प्लान फॉर इट्स रीपेमेंट। तो अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मोटा कैश है, अगर आप अमीर हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोन ले रहे हैं प्रॉपर्टी पे, तो अवॉइड कीजिए। हालाँकि देखिए लोन लेना सही है मेरे हिसाब से, एक तरह से लोन लेना चाहिए, पैसा हो उसके बावजूद, क्योंकि काफ़ी सारे बेनिफिट हैं उसके, टैक्स बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हम एक मोटा लमसम अमाउंट ना लगा के कहीं और हम निवेश कर सकते हैं। एक जगह पैसा फँसने से अच्छा है कि हम डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वस वन बास्केट, तो वो वाली बात है, ठीक है? लेकिन लोन लेना मेरे हिसाब से सही है। मोटा पैसा है भी तो हैवी लमसम कर दीजिए, उसके बाद मोटी ईएमआईज़ जो है पे कर दीजिए। लेकिन अगर आप लोन ले रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट ये है कि एक क्लियर प्लान होना चाहिए हमारे पास रीपेमेंट का। हमको पता होना चाहिए कि भाई हमारी अर्निंग कितनी है, कितना हमारा ईएमआई में जाएगा, और कितना हम सेव कर रहे हैं, क्या हमारे जो डेली एक्सपेंसेस है वो कवर हो रहे हैं या नहीं। तो पूरा एक हमको आप कह सकते हैं कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है हमारी कैश फ्लो की, कहाँ कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी सेविंग हो रही है, क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है। तो इससे हमारा पूरा एक, आप कह सकेंगे कि बैलेंस रहेगा। हमारा जो एक मंथली ईएमआई स्ट्रेस रहता है वो बहुत कम रहेगा। तो आपको अपने कैश फ्लोज़ को मॉनिटर करना है, और हो सके तो मान लीजिए आपने 20 साल का लोन लिया है, 30 साल का लोन लिया है, 25 साल का लोन लिया है, तो जब से आपने लोन लिया है पैरेलली आपको एक एसआईपी भी रन करनी है, उतने ही अमाउंट की। ठीक है, उतना नहीं तो आधे की कर लीजिए। उससे होगा क्या कि अगर आपकी एसआईपी 10-15 सालों में अच्छे खासे रिटर्न आपको दे देती है, तो आप अपने लोन को प्रीपे भी कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा आपके आगे के जो इंटरेस्ट जाएगा उसको बचाने के लिए। तो एक ये बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं कि टिप है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, होम लोन अगर आप ले रहे हैं, तो उसके साथ-साथ एक एसआईपी भी आपको चलानी चाहिए साइड बाय साइड, ताकि वो आपके आगे के जो ईएमआईज़ हैं, जो 20 साल की ईएमआई है या फिर जो 25 साल की ईएमआई है, उसको आप जल्दी प्रीपे कर पाएँ। दो हाउस विल बी योर एसेट, योर लायबिलिटी विल बी मच मोर। तो जी हाँ, डेफ़िनेटली देखिए लायबिलिटी को आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। लायबिलिटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस दे, आपको मेंटल स्ट्रेस दे। डेफ़िनेटली हाउस विल बी योर एसेट, बट लायबिलिटी को आपको थोड़ा-सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको पूरा यहाँ पर एक पूरा प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने कैश फ्लो को कंसिडर करके। तो सेकंड है, देखिए, स्टार्ट एसआईपी एट वेरी यंग एज। ट्राई टू सेव एटलीस्ट 15 टू 25% ऑफ योर अर्निंग्स। तो जितना हो जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एसआईपी करना है, निवेश करना है। इट डज़न्ट मैटर कि आपको 50,000 का ही एसआईपी करनी है, 20,000 की ही एसआईपी करनी है, 1 लाख की ही एसआईपी करनी है। अगर आपकी अर्निंग्स कम है, कॉलेज में हैं आप, स्कूल गोइंग हैं, जितनी भी पॉकेट मनी है, तो उसमें से ₹500 भी आप अगर बचाते हैं, ₹1000 भी अगर आप बचाते हैं, तो कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ है कि जितनी जल्दी आप करेंगे ना, उतना जल्दी आपका वो जो है लेट ईयर्स में उतनी तेज़ी से वो मल्टीप्लाई करेगी। तो बहुत
अर्ली एज में आपको एसआईपी करनी है। अगर आप मान लीजिए आपके बच्चे हैं तो उनकी एसआईपी भी आप जितनी जल्दी हो सके ओपन कर लीजिए। डू नॉट लेट दिस सेंटेंस स्केयर यू, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एक ये ऐसा सेंटेंस है जो हमने हर किसी ने कहीं ना कहीं टीवी पे, होर्डिंग्स पे कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। और ये जो एक ऐसा सेंटेंस है, मुझे भी डराता था आज से 8-10 साल पहले, मैं भी डरता था। लेकिन ये चीज़ हमको बाद में समझ आती है कि एक डिस्क्लेमर है ये, क्योंकि मार्केट में पैसा लग रहा है तो वॉलेटाइल रहता है, मार्केट में ज़रूर रिस्क रहता है। तो एज ए डिस्क्लेमर हम सभी को देना पड़ता है, मैं भी देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि मार्केट में, इक्विटी में पैसा लगेगा तभी हम एक बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। डेफिनेटली रिस्क ज़रूर है, लेकिन रिस्क लेंगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में मुझे लगता है इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत गजब की ग्रोथ रही है, हिस्ट्री आप उठा के देख सकते हैं। लार्ज कैप भी 15% रिटर्न आराम से बना के देता है, एक मिड कैप 18 to 20% आराम से रिटर्न बनाता है, एक स्मॉल कैप 20 to 23% जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मोर देन 10 ईयर्स की, ठीक है। तो ये रिटर्न्स तो बनते ही बनते हैं, म्यूचुअल फंड में भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो ये बन जाएंगे रिटर्न, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस आपको डराना नहीं चाहिए। ट्राई हैविंग ए सिंपल वेडिंग। तो फोर्थ पॉइंट काफ़ी सब्जेक्टिव है, ठीक है। जिसके पास पैसा है, मतलब पैसा है तो बाबू भैया क्या नहीं हो सकता, आप बताइए। लेविश वेडिंग भी हो सकती है, डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके गोल्स कुछ और हैं, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है। जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपनी वेडिंग को सिंपल रखें, क्योंकि वेडिंग में काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं। अगर उसको बचाया जा सके तो उसकी, अगर हम उसको अगर सही जगह निवेश किया जा सके तो वो कंपाउंड होके काफ़ी बड़ी चीज़ बन सकती है। फिफ्थ पॉइंट है, एटलीस्ट 20% ऑफ योर वेल्थ शुड बी लिक्विड, यू कैन यूटिलाइज इट व्हेन नेसेसरी। तो आपकी जो ओवरऑल वेल्थ है उसका, ये भी सब्जेक्टिव है, 10, 20, 15% जो है आपको जो है लिक्विड में रखना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी देखिए कभी भी आ सकती है, कभी भी अर्जेंट पैसा हमको रिक्वायर्ड हो सकता है, जहाँ पर हमको हैंड टू हैंड इमीडिएट इफेक्ट से पैसा पे करना हो, ठीक है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर हमारे पास लिक्विड कैश ज़रूर रहना चाहिए, मतलब ऐसे एसेट में पैसा रहना चाहिए जिसको हम जल्दी से लिक्विड कर सकें या फिर विड्रॉ कर सकें। Considering inflation, you are actually losing money. It is in the saving bank account. Do not keep huge money in the saving bank account. अब ये दोनों जो हैं इंटर रिलेट कर रहे हैं दोनों पॉइंट। सेविंग अकाउंट में पैसा रख जो रहता है वो काफ़ी लिक्विड होता है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं रखना है। अगर आपने पूरी वेल्थ का ही 50% सेविंग में रख रखा है तो आपकी वेल्थ वहाँ पर डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि 6% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और सेविंग में आपको मिल रहा है 3%। तो 3% से आपकी जो वेल्थ है यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो आपको समझना है कि सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना है। आपको यहाँ पर जो अच्छे एसेट्स हैं, जहाँ पर इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न बन रहे हैं, वहाँ पर पैसा लगाना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेवन्थ हो गया, इफ़ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स पे ड्यू अटेंशन। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं तो अटेंशन, ड्यू डिलिजेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है, हमेशा पढ़ते रहना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस में आप निवेश कर रहे हैं तो बिजनेस डायनामिक्स काफ़ी जल्दी चेंज होते हैं, फंडामेंटल्स चेंज हो गए तो कंपनी ख़राब हो सकती है, कंपनी ख़राब हुई तो स्टॉक्स पूरा जो है डीलिस्ट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना हमको ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि इन्वेस्ट स्टॉक्स में भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हमको जो जो हम पढ़ते हैं उससे हमको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है, बिज़नेस को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हम ड्यू डिलिजेंस कर पाते हैं। उससे हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, मुझे लगता है उसमें हम एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो इक्विटी में निवेश करना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको 100% इक्विटी में रखना है, मैं खुद 100% नहीं रखता। मेरा 25% म्यूचुअल फंड में भी है, जो है बाकी अदर एसेट्स में भी है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में रहना भी ज़रूरी है। और मेरे को लगता है कि अगर आप शुरू शुरू में तो म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, लेकिन अगर आपने मार्केट में समय बिता लिया है 2 साल भी एटलीस्ट, तो धीरे धीरे निवेश आपको इक्विटी में भी करना चाहिए। क्योंकि एक स्टॉक भी ऐसा पकड़ लिया ना आपने जो 100x हो गया, तो समझ लीजिएगा कि फिर वहाँ पर वारे न्यारे हो जाएंगे। 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, उसमें से अगर 5 स्टॉक भी 10x हो गए, एक स्टॉक 100x हो गया, तो फिर ज़िंदगी लाइफ चेंजिंग वो हमारे लिए हो सकता है। लेकिन उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। ऐसी हवा में कोई 100x स्टॉक नहीं हो जाता, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। तो हर किसी के पास ये पेशेंस नहीं होता, इसलिए काफ़ी जने यहाँ पर वेट आप कह सकते हैं कि लॉस करते हैं। चलिए, ये तो हो गया पॉइंट 8। इफ़ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स हैव अ सेपरेट अकाउंट फॉर डिलीवरी इन्वेस्टमेंट एंड इंट्राडे इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर पोर्टफोलियो जो है आपको अलग रखना है, इंट्राडे पोजिशनल पोर्टफोलियो अलग रखना है। आज से 8 साल पहले भी मैं भी यहाँ पर ऐसी गलतियाँ करता था।
मेरे पास जो अच्छे स्टॉक्स बहुत निचले स्तरों पे थे, मेरे पास दीपक नाइट्राइट आई थिंक 150 रुपये के पास था, मेरे पास रिलायंस जो है 500 रुपये 600 रुपये के आसपास था उस टाइम, मेरे पास टीसीएस, मतलब काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो मतलब थ्रो अवे प्राइसेस में थे मेरे पास। लेकिन जब मार्केट की गिरावट आई मैंने अपने पूरे पोर्टफोलियो बेच डाले। तो ये गलतियाँ जो है मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ उनको। तो ऐसा आप ना करें, उसके लिए अलग कोर पोर्टफोलियो रखें, इसमें ऐसे स्टॉक्स रखें जो आपको बेचने नहीं है, सिर्फ ऐड करने हैं। इंट्राडे पोजिशनल अलग रखने हैं क्योंकि यहाँ पर हमको रिटर्न मिलते ही बेचना है, ठीक है, और स्टॉप लॉस हिट होते ही बेचना है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि टैक्स कैलकुलेशन ईजी रहती है, जो एलटीसीजी है वो अलग रहता है, एसटीसीजी अलग रहता है। पोजिशनल में हो सकता है आप 1 साल से पहले बेच रहे हो तो वहाँ पर एसटीसीजी लगता है, अगर 1 साल से ज़्यादा रख लिया तो एलटीसीजी लगता है। तो वो कैलकुलेशन भी थोड़ी ईजी जो है ईजी हो जाती है जब हम यहाँ पर टैक्स देते हैं, ठीक है। डू नॉट, अगला पॉइंट है, डू नॉट हैव ए बिलीफ दैट प्रॉपर्टी एंड कार मेक यू रिच। तो ऐसा बिलीफ है बहुत सारे लोगों में कि प्रॉपर्टी और कार रिच बनाती है, तो ऐसा नहीं है। ये बिलीफ मेरे ख्याल से एक रॉन्ग बिलीफ है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप बड़ी बड़ी हस्तियों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। माइकल जैक्सन, ठीक है, सभी को पता है कितना, जब वो उनकी डेथ हुई थी कितना डेट में वो गए थे। दूसरा है माइक टाइसन, बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी। एक और बॉक्सर है मे वेदर, उनकी आप जो है स्टोरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। निकोलस केज एक हॉलीवुड एक्टर है, ये सारे, इन पे इतना डेट था, इन्होंने भी कार लेविश लाइफस्टाइल में इतना पैसा खर्च कर दिया कि इन्होंने सोचा नहीं कि हमको इन्वेस्ट भी करना चाहिए, सेव भी करना चाहिए, और हालात ख़राब हैं। इसलिए सेव और इन्वेस्ट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपनी वेल्थ को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ तो बन जाएगी लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते, वो एक फाइनेंशियल अवेयरनेस और वो नॉलेज नहीं होती लोगों में। इसलिए ये नॉलेज लेना ज़रूरी है, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि देखिए, कार का शौक होता है और शौक बड़ी चीज़ है, ठीक है। कार खरीदा ज़रूर ज़रूर खरीदो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कार आप खरीद रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं हो कि आप लगातार खरीदे पे खरीदे जा रहे हैं, लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, ठीक है। शौक आपके ऐसे होने चाहिए जिसको आप बैलेंस कर पाएँ, ठीक है, अपनी फ्यूचर को भी मेंटेन सस्टेन कर पाएँ। तो ऐसे शौक होने चाहिए। ऐसे शौक का क्या मतलब कि अगले 10 सालों में आप बैंक्रप्सी फाइल कर दें, तो उस शौक का कोई मतलब नहीं है। नेवर इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस फॉर रिटर्न्स, इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी भी फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। इंश्योरेंस में वो निवेश कर देते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर रिटर्न बनेंगे, लेकिन रिटर्न नहीं बनते। बहुत ही आप कह सकते हैं कि एफडी वाले जो है रिटर्न्स, कई स्कीम्स तो ऐसी हैं जो एफडी रिटर्न्स भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो समझना ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस में कभी निवेश नहीं करना है, वो रिटर्न नहीं बना के देते आपको। इट्स बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट टूल। जैसे कि आप कार का इंश्योरेंस कराते हैं लेकिन उस पे कोई रिटर्न नहीं होता, तो कार का एक तरह से आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं एक्सीडेंट का। वैसे ही आप लाइफ का लाइफ कवर लेते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ का जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस या फिर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो लेते हैं। तो वो एक इंश्योरेंस स्कीम है, वहाँ पर आपके रिटर्न नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस आपको नहीं लेना है, लेकिन इंश्योरेंस को रिटर्न्स के लिए आपको नहीं बाय करना है, ठीक है। नेवर यूज़ क्रेडिट कार्ड फॉर लेविश स्पेंडिंग, यूज़ क्रेडिट कार्ड इंटेलिजेंटली एंड फॉर नीड्स नॉट फॉर वांट्स। तो आपको नीड के लिए क्रेडिट कार्ड जो है यूज़ करना है, वांट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना, लेविश स्पेंडिंग के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपकी ईएमआईज मिस हो गई, पे नहीं कर पाए, तो इतना ज़्यादा टैक्स लगता है ना, फिर उस टैक्स को चुकाते चुकाते ही सांस भर जाती है, और फिर जो है आप कह सकते हैं कि आत्मा हमारा शरीर भी छोड़ सकती है उस टेंशन में। तो कैंसिल ऑल क्रेडिट कार्ड्स बिफोर यू डाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि हम तो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो जाएगा उस जब जाएंगे तब ध्यान रखना है। और इन्फॉर्म फैमिली अबाउट ऑल योर अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, लोन, सेविंग नाउ इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पर लाइबिलिटीज़ हैं। इवन ए स्मॉल रेजिड्यू विल कॉस्ट योर फैमिली मच। तो एक लाइबिलिटी भी हमारी फैमिली को इम्पैक्ट कर सकती है हमारे जाने के बाद। इसलिए हमको टर्म इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड देन ऑन अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारे को खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए पहले, उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट में। अगर हमको नॉलेज ही नहीं होगी तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। अगर मान लीजिए आज आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, किसी के कहने पे किसी कंपनी में आपने निवेश कर दिया, आपको पता ही नहीं वो कंपनी करती क्या है, तो वो पैसा डूबना ही डूबना है, मान के चलिए। अगर आप, चलिए इक्विटी छोड़िए, अगर आप पोस्ट बैंक की कोई जो है आप कोई भी आरडी भी कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, उस पर क्या मतलब है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 6.5% है, उस पर इंटरेस्ट ही आपको 6% मिल रहा है, तो आपने तो कुछ भी रिटर्न नहीं बनाया ना। तो इसलिए खुद को यहाँ पर
खुद पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी के कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ज़रूर आइडिया आप ले सकते हैं, लेकिन उस पे खुद की रिसर्च करना ज़रूरी है। इसलिए अपने आप पे निवेश करेंगे तो हमारी वेल्थ यहाँ पर अपने आप ही अपने आप मल्टीप्लाई होगी। ऑलवेज़ ट्राई टू बैलेंस योर अर्निंग्स विद योर सेविंग फर्स्ट। तो हमेशा हमको अपनी जो कमाई है, उसको अपने बचत से पहले कंसिडर करना है, ठीक है? मतलब बचत को पहले कंसिडर करना है, अर्निंग्स को बाद में, और उसके बाद खर्च और उसके बाद कर्ज, ठीक है? आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सेविंग्स पे आपको बहुत ध्यान देना है, उसके बाद खर्चे पे, उसके बाद कर्ज पे। नेवर टेक अननेसेसरी लोन्स, कभी भी बेफालतू का लोन, बेमतलब का कर्ज नहीं लेना है। रिजर्व हमेशा रखना है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। जब तक एक लोन ना खत्म हो जाए, दूसरा लोन नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैनेज करना ज़रूरी है। तभी हम फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। ऑलवेज हैव अ प्लान फॉर फ्यूचर इवेंट्स ऑन योर करियर, लाइफ, स्पेंडिंग एंड फाइनेंस। फ्यूचर इवेंट्स के लिए आपको हमेशा प्लान करना है, चाहे वो स्पेंडिंग को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो। तो आपको वो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ऑलवेज हैव रिजर्व ऑन योर सेविंग्स फॉर कंटिजेंसी एंड अर्जेंट सिचुएशन। तो जैसा कि आई थिंक हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, आपके पास इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है फॉर कंटिजेंसी एंड अर्जेंट सिचुएशन। तो इमरजेंसी फंड हमेशा रखना है आपको, एटलीस्ट 6 से 9 महीने तक का इमरजेंसी फंड ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कंटिजेंसी प्लान हमको एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है। हो सकता है हमारी जॉब चली जाए, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, मेडिकल क्राइसिस आ जाए, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। योर पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। डू हैव अ रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड डू हेल्दी वर्कआउट एवरी डे। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको यहाँ पर फॉलो करना है, तो बहुत ज़रूरी है। जब हेल्थ होगी तभी हम वेल्थ का मज़ा ले पाएंगे। अगर हेल्थ ही नहीं होगी, जब हम चल ही नहीं पा रहे हैं, जब हमारे फेफड़े ही काम नहीं कर रहे, तो क्या हम काम, जब उस वेल्थ का क्या फ़ायदा, आप बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्थ पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अभी बीच में मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी, मतलब बहुत ही ख़राब समय चल रहा था, ठीक है? तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और हेल्थ सही रहेगी तभी हम निवेश जो हम कर रहे हैं उसका मज़ा ले पाएँगे अगले आने वाले सालों में, दशकों में। ऑलवेज़ रिमेंबर डेथ कैन कम एनी टाइम, सो प्लीज़ डू बाय एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस इफ़ यू हैव डिपेंडेंट। तो अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं, तो आई मस्ट रिकमेंड टर्म इंश्योरेंस आपको लेना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों, प्रिपेयर विल, इट में अवॉइड अननेसेसरी फाइट्स आफ्टर यू डाई। तो विल प्रिपेयर करनी है, ताकि आपके बच्चे हैं जो लड़े ना आपस में, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको फॉलो करना है। अगर हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल के, इनको नोट करके आप जो है अपने वर्क स्टेशन पर लगा सकते हैं, ताकि आप इनको भूलें ना और आपके जहन में हमेशा ये चीज़ रहे। तो थिंक एंड एक्ट स्मार्टली, बी वाइज एंड वेल्दी। ये तो होगी, चलिए फाइनेंशियल टिप्स। अब बात करते हैं, देखिए कहाँ पर निवेश करना है, क्या रहेंगी थीम्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा निफ्टी आईटी। जी हाँ, तो देखिए आईटी सेक्टर 2022 में डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी इश्यूज थे, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर एक लॉन्ग टर्म टेलविंड वाला सेक्टर है। तो आईटी सेक्टर में 28-30% की करेक्शन है, तो आईटी सेक्टर को आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। आईटी में सेम टीयर 1 कंपनीज, टीयर 2 कंपनीज आप बाय कर सकते हैं। तो आईटी, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है पीक हो जाएगी, ऑलमोस्ट आई थिंक इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ पीकिंग आउट, तो वापस से आईटी सेक्टर अच्छा करेगा। नेस्डैक अच्छा करेगा, तो आप मान के चलिए निफ्टी आईटी अच्छा करेगा। जब तक नेस्डैक परेशान है, निफ्टी आईटी परेशान है। जिस दिन नेस्डैक भागेगा उस दिन निफ्टी आईटी भी भागेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में बाइंग ज़रूर करनी है, 20% करेक्शन है, और अच्छे स्मॉल कैप्स में आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स परेशान ज़रूर है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक रिकवरी आएगी, ग्रोथ जो स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग आएगी। एफ आईज, मेरे को लगता है कि 2023 में अच्छा बाइंग एफ आईज की तरफ से आ सकती है। तो ग्रोथ स्टॉक्स में बाइंग आएगी, और ग्रोथ स्टॉक्स में स्मॉल कैप, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग आएगी। और निफ्टी स्मॉल कैप, कौन से स्मॉल कैप हैं, तो आप एनएससी पे जाकर स्मॉल कैप 100 इंडेक्स सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिसमें से एक दो मुझे याद हैं। देखिए सी डी एस एल है, ठीक है, और के ई इंडस्ट्रीज़ है, रेडिको है, ठीक है, रूट मोबाइल है, आई थिंक कैम्स भी है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ रेगुलर डिस्कस करता ही रहता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं 2023 में क्या अच्छा रह सकता है, क्या अच्छा 2022 में क्या अच्छा नहीं रहा, और क्या अच्छा होगा 23 में। तो डेफिनेटली 2022 खराब था पूरा का पूरा। इंटरेस्ट हाइक्स हमको देखने को मिली, बोरिंग कॉस्ट बढ़ती हुई देखने को मिली, जिसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं वो हमको, बेसिकली जो ग्रोथ है
वो टेपर डाउन होती हुई देखने को मिली। इससे पूरा ग्लोबल मार्केट्स में हमको एक प्रेशर देखने को मिला। 2023 में इशू था, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था, ठीक है। तो वो पूरा साल चला। होप 2023 में यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हुई देखने को मिले। इंटरेस्ट रेट साइकिल यहाँ पर जैसे मैंने कहा ऑलरेडी पीक हो चुकी है। तो हाफ सेकंड जो है मेरे हिसाब से 2023 का काफ़ी अच्छा रहेगा। रशिया यूक्रेन रिलेटेड भी यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन, जो डिसरप्शन रिलेटेड समस्याएं हैं एनर्जी प्राइसेस को लेकर, वो भी सेटल डाउन होती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि पीक हो चुका है। तो यहाँ पर 2023 अच्छा होगा। एफआईज विल कम बैक विद अ बैंग, आई थिंक सो। तो ग्रोथ स्टॉक्स अच्छा करते हुए नज़र आ सकते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात की जाए तो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट केपेक्स एकदम मतलब तेजी में है, ठीक है। इट विल लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एज वेल। तो लॉट ऑफ कंपनीज जो है यहाँ पर बेनिफिट हो सकती है। क्रेडिट साइकिल रिवाइवल हो चुका है, डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। और 2024 में आने वाला है बजट। और 2023 में भी फैब में बजट आएगा। 2024 में यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, जनरल इलेक्शन। तो हो सकता है काफ़ी सारी पॉजिटिव्स हमको इस बजट में आता हुआ देखने को मिले। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है 2023 सेकंड क्वार्टर 2, 3 और 4 बहुत अच्छा रहेगा। क्वार्टर 1 में अभी भी थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्वार्टर 2 में भी रह सकती है, लेकिन उसके बाद और उसके फ्रॉम क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 एंड गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में बुल रन शुरू हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका है कि हमको एक्यूमुलेट करने चाहिए अच्छे स्टॉक्स। तो कौन से स्टॉक्स हमको बाय करने हैं? तो जैसा मैंने कहा बजट आएगा, तो बजट में इंफ्रा सेक्टर को लेकर काफ़ी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एग्री सेक्टर को लेकर काफ़ी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, बिकॉज एक बैकबोन है एग्री सेक्टर भी, आप बात करें। साथ ही साथ यहाँ पर ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तो इंफ्रा में जो मुझे कंपनीज अच्छी नज़र आ रही है, इंफ्रा की बेसिकली आप प्रॉक्सी यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो इंफ्रा प्रॉक्सी क्या है मेरे हिसाब से, मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है। इसमें इंफ्रा में वायर्स एंड केबल्स भी आते हैं, जहाँ पर पॉलीकैब एंड केया इंडस्ट्रीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एग्री में बात करें तो एग्री में देखिए सुमिटोमो केमिकल, पीआई इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। और एग्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्री रिलेटेड जो प्रॉक्सीज़ हैं वो भी आप प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुमिटोमो और पीआई इंडस्ट्रीज़ एग्रोकेमिकल कंपनी है, तो ये बेनिफिट हो सकती है। साथ ही साथ ऑटो में बात करें तो एसजेएस एंटरप्राइजेस काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, बिल्कुल गजब की बैलेंस शीट है, डेट फ्री कंपनी है। जो आप कह सकते हैं कि जो एस्थेटिक डिज़ाइन सॉल्यूशंस है ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। जो बैजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, क्रोम प्लेटिंग है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है। जहाँ पर पैसेंजर व्हीकल हो गया, या फिर टू व्हीलर्स हो गया, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, सभी को ये जो है सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी खासी इसकी एक पकड़ है, काफ़ी सारे एंट्री बैरियर्स हैं इस बिज़नेस में। तो ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, एसजेएस एंटरप्राइजेज। और साथ ही साथ एक और कंपनी अभी मैंने थोड़े दिन पहले डिस्कस की थी, टेलब्रॉस ऑटोमोटिव। ये कंपनी भी अच्छी है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, गैसकेट डिवीजन में आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट लीडर है। फॉर्जिंग डिवीजन भी इसका अच्छा कर रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त जो है हेल्दी ऑर्डर बुक है। तो ऑटो में ये कंपनीज हो गई। और साथ ही साथ जो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो सेक्टर है ये भी अच्छा कर सकता है, बजट में अच्छे अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी प्रॉक्सी प्ले करनी है हमको। तो प्रिंस पाइप मुझे लग रहा है अच्छा नज़र आ रहा है, काफ़ी गिरावट हो चुकी है। एस्ट्रल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर ये दो कंपनीज अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। इंफ्रा और हाउसिंग में भी आप डेफिनेटली पॉलीकैब और केईआई को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली प्रॉक्सी है। तो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में भी एंड इंफ्रा में भी। तो ये हो गई, ठीक है, यहाँ पर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। और अगर हम बात करें केमिकल सेक्टर में, तो केमिकल सेक्टर में जो है एसआरएफ अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। करेक्शन हो रहा है, हो सकता है और करेक्शन हो जाए, 10-15% और करेक्शन हो जाए, लेकिन यहाँ से ये कंपनी और अट्रैक्टिव नज़र आएगी, क्योंकि ये भी बेसिकली फ्लोरीन केमिस्ट्री में अच्छी है, अच्छी पकड़ है इसकी डोमेस्टिक मार्केट में। साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल में अच्छी पकड़ है इसकी। एग्रो और फार्मा जो केमिकल्स हैं वो ये कंपनी बना रही है। आई थिंक एग्रो में तो ये बड़ा केपेक्स भी कर रही है, और स्पेशलिटी साइड में काफ़ी बड़ा केपेक्स कर रही है एसआरएफ, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा है दीपक नाइट्राइट, बहुत ज़बरदस्त कंपनी ये भी नज़र आ रही है। तो फ्लोरीन हो गया, फिनॉल हो गया, और बालाजी अमाइंस की अगर मैं बात करूं, तो बालाजी अमाइंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। या फिर आप इसी में अगर हम देखना चाहें तो
आरती इंडस्ट्रीज भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है इस लेवल पे। तो केमिकल में ये हो गया। बाकी बैंकिंग सेक्टर, जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को नहीं हम मिस कर सकते। बैंकिंग में मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक, ये चार तो हैं। और एसबीआई, पब्लिक सेक्टर में एसबीआई, ये जो है बैंकिंग सेक्टर हमेशा के लिए है। फॉर एवर आप कह सकते हैं कि बैंकिंग अच्छा करेगा, बिकॉज इकोनॉमी की आप कह सकते हैं कि बैकबोन है। तो ये सारा अच्छा करते हुए नज़र आएंगे। तो ये कुछ सेक्टर हैं, इंफ्रा, यहाँ पर एग्रो एग्रो सेक्टर, ऑटो सेक्टर, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर, केमिकल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर, ये अच्छा करते हुए यहाँ पर नज़र आ सकता है। और फार्मा सेक्टर भी मुझे लगता है कि 2023 में अच्छा करेगा। तो यहाँ पर डिवीज़ लैब अच्छी नज़र आ रही है, डिवीज़ लैब। बाकी लॉरस लैब भी मुझे अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, यहाँ से और गिरेगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये दो कंपनी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए। नए साल में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पर आपके लिए मैं लाने वाला हूँ, दोनों चैनल पे, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे भी और ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल पे भी। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके क्या रेजोल्यूशन है इस साल के लिए वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।